अन्ना मौसम और आपके साथ में हुए अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन बारिश के साथ आए तूफान से प्रदेश भर में 28 लोगों की दर्दनाक मौत की भी खबर है। इस पर सरकार ने दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। सरकार पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, जो नुकसान हुआ है, जिन लोगों की जान गई है, उनके घर वालों के लिए सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। 4 लाख रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो प्रदेश में अब तक 28 लोगों की मौत हुई है और सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। बुलंदशहर के टिकरी गांव में आंधी और तूफान ने कोहराम मचा दिया। इस तूफान से 12 मकान जमींदोज हो गए, जिसकी चपेट में आने से 6 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं, जिनको पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन तस्वीरों में देखिए कैसे तूफान ने हाहाकार मचा दिया, जिससे कई घर तबाह हो गए। कई लोग अस्पताल तक पहुंच गए। अचानक मौसम के बदले मिजाज के चलते काफी नुकसान हुआ है। 6 लोग जख्मी हुए हैं। बुलंदशहर में आंधी तूफान के दौरान की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इस बवंडर ने 12 से अधिक मकानों को जमींदोज कर दिया है। आप देखिए कैसे हर तरफ धूल और धुएं का गुबार दिखाई पड़ रहा है और अचानक से मौसम करवट लेता है और उसके बाद भारी नुकसान होता है। बताया जा रहा है कि न सिर्फ 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि 6 लोग घायल हुए हैं। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उधर बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से किसानों को निराश कर दिया है। जिन फसलों को देखकर किसानों के चेहरे खिले हुए थे, अब उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने किसानों को एक बार फिर से बर्बाद कर रख दिया। किसानों की हजारों करोड़ की फसल पर संकट के बादल छा गए। गोंडा, संभल, मुरादाबाद, लखनऊ और शाहजहांपुर में बेमौसम बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर रख दिया। किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। उनके सामने एक बार फिर से जीवन का संकट खड़ा हो गया। सीतापुर में भी बारिश और ओलावृष्टि से किसान परेशान हैं। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से किसानों की खड़ी फसल जमीन पर गिर गई, जिससे एक बार फिर से किसानों के अरमानों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। सीतापुर के साथ हरदोई, बहराइच, महराजगंज, शाहजहांपुर, बांदा और महोबा में भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे एक बार फिर से अन्नदाता के सामने संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। किसानों पर सिर्फ बेमौसम बारिश का कहर नहीं टूटा है, बल्कि बारिश के साथ आसमानी बिजली ने भी कहर बरपाया है, जिससे कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है और मातम पसरा है। बारिश और ओलावृष्टि होने से किसानों की कमर टूट गई, तो दूसरी तरफ आकाशीय बिजली कहर बनकर गिरी है। सीतापुर में अलग अलग इलाकों में 6 लोगों की मौत हो गई। एक जगह आकाशीय बिजली की चपेट में पिता पुत्र आ गए। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सिंधौली में 2 लोगों की मौत हो गई। सदरपुर के रुदायन में एक मकान ढहने से रेशमा बानो की जान चली गई, जबकि बहन आफरीन गंभीर रूप से घायल हो गई। महिपत सिंह गांव में एक पेड़ गिरने से रेणु देवी की मौत हो गई और सिंघौली तहसील में एक महिला और एक पुरुष की जान चली गई। अभी लास्ट 24 आवर्स में पूरे सीतापुर क्षेत्र में सभी तहसीलों को मिला के जो हमारे पास रिपोर्टेड एट प्रेजेंट है, वो 5 जनहानि हुई है सभी तहसीलों को मिलाकर। बारिश और ओलावृष्टि के साथ तेज हवाओं ने किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि दलहन और तिलहन के साथ ही गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान खासे परेशान हैं। बुंदेलखंड के बांदा जिले में करीब 50 से अधिक गाँव में ओला पड़ने से किसानों की खड़ी फसल तहस नहस हो गई। इस बारिश से चना, मसूर, अरहर, मटर समेत गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे सवेरे से ओले इतने गिरे हैं कि फसल चौपट हो गई, तो उससे अब परेशानी हमारी इतनी आ चुकी है कि लगता है आत्महत्या कर ले। अब इस साल लग रहा था कि अच्छी फसल है, बहुत खुशहाल लगता था कि अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा हो जाएगा। आसो इस साल अपने बच्चों को अच्छा खिला पिला लेंगे, अच्छा सब चीज हो जाएगा। लेकिन भगवान ने आज 4 दिन से लगातार पानी बारिश, आज इतने ओले पड़े हैं कि पूरी फसल ही नष्ट हो गई है। बारिश और ओलावृष्टि की मार से बांदा के 70% से ज्यादा किसानों के परिवारों में खाने का संकट पैदा हो गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लाख टके की बात यह है कि सूबे में बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले भी बारिश और ओले गिरने के चलते प्रदेश के कई जिलों को नुकसान पहुंचा है। और अब बात एक बड़ी खबर की, यूपी में पोस्टर विवाद में अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नया कदम उठा लिया है। हाईकोर्ट से पोस्टर हटाने और सुप्रीम कोर्ट से स्टे न मिलने के बाद अब यूपी सरकार ने सरकारी या निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई को लेकर एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। पोस्टर विवाद में योगी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। योगी सरकार ने दंगाइयों को सबक सिखाने की ठान ली है, इसीलिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने कैबिनेट की बैठक कर अध्यादेश लाने की बात कही है। किसी भी आंदोलन में, प्रदर्शन में, धरने में अगर किसी भी सरकारी संपत्ति को या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इस पे की जा रही है। ये विशेष रूप से उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश के तहत धरना, प्रदर्शन और आंदोलन में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था इसी में की जाएगी। इससे विपक्ष सरकार पर अब हमलावर है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये होर्डिंग लगाना गलत है क्योंकि आप किसी की प्राइवेसी को नहीं ओपन कर सकते, पब्लिकली कर सकते। लेकिन राजा को चूंकि लगानी है, राजा को अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, इसलिए राजा उद्देश्य आप अध्यादेश लेके आ गए। ये सरकार जनता के लिए चुनी गई है या राजा का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए चुनी गई है? फिलहाल क्या अध्यादेश को आधार बनाकर 16 मार्च के बाद तक पोस्टर्स लखनऊ के चौराहों पर लगे रह सकते हैं, या फिलहाल सरकार इन पोस्टर्स को हटाकर भविष्य का आधार तैयार कर रही है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी। लाख टके की बात यह है कि योगी सरकार को हाईकोर्ट ने 16 मार्च से पहले लखनऊ की सड़कों से पोस्टर हटाने का आदेश दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी योगी सरकार को राहत नहीं दी है, जिसका तोड़ निकालने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश लाने की तैयारी की है। बढ़ते आगे, उन्नाव रेप पीड़ित के पिता की हत्या मामले में तीसरी कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर समेत 7 आरोपियों को दोषी पाया है और सजा का ऐलान किया है। 19 अप्रैल 2018 की वो तारीख, जिस तारीख को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या कर दी गई। उस मामले में 30 हजारी कोर्ट ने दोषियों को 10-10 साल की सजा का ऐलान कर दिया। साथ ही दोषियों को 10-10 लाख रुपए हर्जाना भरने का आदेश भी दिया। इनसे मिलने वाली रकम पीड़िता को दी जाएगी। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से ये कहा है कि इस पूरी घटना के मुख्य साजिशकर्ता कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर थे और इसी आधार पर कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर और उनके भाई अतुल सेंगर, कामता प्रसाद, अशोक सिंह भदौरिया, विनीत मिश्रा, वीरेंद्र सिंह और शशि प्रताप सिंह को दोषी ठहराया है। 30 हजारी कोर्ट ने सभी दोषियों को आईपीसी की धारा 304, 120B, 166, 167, 193, 201, 203 और 211 के तहत सजा सुनाई है। कुलदीप सेंगर का रसूख ऐसा था कि पुलिस भी उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पहले सोचती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लाख टके की बात यह है कि कुलदीप सेंगर कोर्ट के सामने खुद को बेकसूर बताता रहा, लेकिन कोर्ट ने सबूतों, गवाहों और जांच रिपोर्ट के आधार पर हत्या का दोषी माना और साथ ही 10 साल की सजा सुनाई है, जबकि उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। 18 मार्च को यूपी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार इन 3 सालों का लेखा जोखा लोगों के सामने लाने की तैयारी में है। आगे के 2 साल का एजेंडा भी सरकार साफ करेगी। यूपी में पहली बार है जब बीजेपी की सरकार को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। इससे पहले जितनी भी सरकारें बीजेपी की बनी, उन सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, लेकिन इस बार योगी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सादगी से जश्न मनाने की तैयारी है। सरकार अपने को एक जवाबदेह सरकार के तौर पर, जिम्मेदार सरकार के तौर पर प्रस्तुत करेगी, जैसा शुरुआत से करती रही है। ये पहली सरकार है जिसने 100 दिन से लेकर हर 6 महीने पर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया है। सरकार अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करेगी, गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान का दावा करेगी, नई चीनी मिलों को चालू कर विस्तार को गिनाएगी, सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का जिक्र होगा, तो साथ ही सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट को लोगों के बीच लेकर जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की उपलब्धि को गिनाया जाएगा।
मेट्रो परियोजनाओं का जिक्र होगा, इन्वेस्टर समिट और निवेश पर सरकार हिसाब देगी। कानून व्यवस्था पर सरकार पक्ष रखेगी। किसानों की आय बढ़ाने पर जोर देने की बात भी होगी। जल संरक्षण पर सरकार का फोकस होगा। पर्यटन और संस्कृति के साथ टूरिज्म को बढ़ाने पर सरकार का फोकस होगा। सरकार भले दावा कर रही हो कि योगी सरकार ने जो काम किया वो किसी और सरकार ने नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि जो इस सरकार में हुआ वो किसी और सरकार ने नहीं किया। पहली योजना ये रही, वो देखिए दंगे। दूसरी योजना महिलाओं के प्रति अत्याचार में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। तीसरी बड़ी योजना कि बेरोजगारी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। 28% से ज्यादा उत्तर प्रदेश का बेरोजगार है, जबकि राष्ट्रीय औसत इसका 8% से के आसपास है। वैसे विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम करता है और सरकार कह रही है कि जो भी काम बकाया है उनको बचे हुए 2 साल में पूरा करेंगे। पहली सरकार है जो हर 6 महीने पे अपना ब्यौरा प्रस्तुत करती है, और वो भी लिखित तौर पर। सरकार ने भी इस बार तैयारी की है कि 3 साल पर, वो चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात हो, या कानून व्यवस्था और किसानों की बात हो, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर रहता, उसका पूरा विस्तृत तौर पर लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी। और सरकार इस बात का भी ऐलान कर सकती है कि अगले जो 2 साल होने वाले हैं उसमें कौन से काम को, किस कार्य को प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी 3 साल पूरा होने पर 18 मार्च को सरकार एक बुकलेट जारी करेगी, जिसमें विधानसभा से लेकर सरकार के पूरे काम काज का ब्यौरा होगा। ब्यूरो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18, लखनऊ। लाख टकी की बात यह है कि योगी सरकार कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के साथ चल रही है, जिसका असर सरकार के 3 साल के जश्न पर दिखाई दे रहा है। अब सरकार अपनी नीतियों को सादगी के साथ लोगों के बीच लेकर जाने की तैयारी है। और बड़ी खबर यहां आपको बता दें, नोएडा से जहां आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सादिक नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी है। सादिक पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फेज 3 थाना पुलिस के साथ सादिक की मुठभेड़ हुई है। सादिक के पैर में इस मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी है। तो यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी है और इसी कड़ी में नोएडा में आज पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में सादिक नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक बदमाश फरार है। सादिक पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। कोरोना से मुक्ति पाने के लिए दुनिया भर की निगाहें भारत की ओर टिक गई हैं। सार्क देशों समेत इजराइल, अमेरिका और यूरोपियन देशों ने भी पीएम मोदी से कोरोना पर मंत्र की गुहार लगाई है। यानी कोरोना से बचने के लिए पीएम मोदी मॉडल को मान लिया है। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का ऐलानी जंग। कोरोना पर दुनिया भर में मचे हाहाकार पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर एशियाई देशों को इस वायरस से लड़ने के लिए एकजुट होने की अपील की है। कोविड-19 से पूरी दुनिया लड़ रही है। दक्षिण एशिया के देशों में भी इसका असर दिख रहा है। ऐसे में सार्क देशों के प्रमुख से अपील करता हूं कि वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक साथ आएं। यही नहीं, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी देशों से एक्शन प्लान बनाने की भी बात कही। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी के ऐलानी जंग के बाद भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी की मुहिम का जोरदार स्वागत किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने लिखा है कि कोरोना वायरस के मसले पर श्रीलंका बात करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे वक्त पर शानदार मुहिम की शुरुआत की है। भूटान के पीएम ने कहा है कि इसे ही नेतृत्व कहते हैं। क्षेत्र के सदस्य के तौर पर हमें साथ आना चाहिए, वरना इससे इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। मैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उत्सुक हूँ। मालदीव के प्रधानमंत्री ने भी लिखा, शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर मोदी। कोरोना वायरस को हराने के लिए सभी को एक साथ आने की जरूरत है। हम क्षेत्रीय प्रयास की मुहिम का पूरी तरह समर्थन करते हैं। नेपाल के पीएम ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव का स्वागत है। हमारी सरकार इस मुहिम में साथ देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी की अपील पर सार्क देशों की सहमति से पहले ही इजराइल के पीएम नेतान्याहू और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भी पीएम मोदी से कोरोना पर मदद की गुहार लगाई है। इस बीच पूरी दुनिया ने भारतीय संस्कार नमस्ते को कोरोना का रामबाण इलाज मानना भी शुरू कर दिया है। You know, I just got back from India and I didn't shake any hands there and it was very easy because they go like this. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो कोरोना वायरस को लेकर भले ही विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन अमेरिका से आई एक महिला यात्री ने सरकार की तैयारियों और चौकसी की जमकर तारीफ की। क्या कुछ कहा है इस महिला ने, इस रिपोर्ट में देखिए।
कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही कोरोना की खबर लगी, केंद्र की मोदी सरकार अलर्ट हो गई और अब तो ये है कि भारत में विदेशियों की एंट्री बंद हो गई। फॉरेनर्स के वीजा सस्पेंड कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर हर आने जाने वाले की निगरानी की जा रही है। एयरपोर्ट पर सरकार की चौकसी के बारे में वीना नाम की एक महिला ने फेसबुक पर लिखा है कि मैं अमेरिका से टोक्यो होते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थी। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले हर यात्री की जांच की जा रही थी। मेरी भी स्क्रीनिंग हुई और मैं घर आ गई। 3 दिन बाद आरएमएल के डॉक्टर्स की टीम और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं कि जिस वक्त मैं एयरपोर्ट से अपना बैग लेकर निकल रही थी, ठीक उसी वक्त वहाँ इटली की ही फ्लाइट थी जिसकी स्क्रीनिंग नहीं हुई थी और उसमें वायरस की आशंका थी। इसलिए वो मुझे बताने आए थे कि मैं दोबारा से जाँच करवाऊँ। वीना लिखती है कि मेरे लिए ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। रविवार के दिन सरकारी कर्मचारी इतनी सतर्कता से काम कर रहे थे। भारत सरकार की आलोचना करना आसान है, लेकिन सरकार की इस तैयारी और कोरोना को लेकर गंभीरता की तारीफ होनी चाहिए। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है और लिहाजा इससे डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। न्यूज़ 18 भी आपसे यही कहता है, कोरोना से सावधान रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना से देश और प्रदेश में डर का माहौल है। केंद्र और राज्य सरकार कोरोना से निपटने की तैयारियां पुख्ता होने का दावा कर रही हैं, लेकिन बीते कुछ घंटों में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ने से चिंता भी बढ़ी हुई है। लेकिन हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि डरे नहीं, बल्कि बचाव करें। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच नोएडा में भी एक लड़की में कोरोना की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि वो हाल ही में फ्रांस और चीन की यात्रा करके लौटा था और वो दिल्ली का रहने वाला है। आगरा में कोरोना पॉजिटिव का एक और केस सामने आया है, जबकि लखनऊ में 3 लोगों को संदिग्ध मानकर उनकी जांच की जा रही है। लखनऊ में सीएम योगी ने बताया कि यूपी में अब तक 11 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 7 आगरा, 2 गाजियाबाद, 1 लखनऊ और 1 केस नोएडा का है। एक मरीज का लखनऊ के केजीएमयू में इलाज चल रहा है, बाकी सभी मरीजों का इलाज दिल्ली में चल रहा है। सीएम ने प्रदेशवासियों से एहतियात बरतने और पैनिक नहीं होने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चले इसके साथ ही लाख टके की बात में इतना ही। आगे जरूर देखिए 3 के 3।